नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्विट्स पर। तो आज हमारे साथ आकिफ सर, और आकिफ सर का ये बीपीएससी इंटरव्यू का थर्ड टाइम है। लाइक हैट्रिक है इनका, थर्ड टाइम एक्सपीरियंस है इनका बीपीएससी इंटरव्यू को लेके, मेंस प्रीलिम सब कुछ को लेके। तो ही इज द बेस्ट पर्सन जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि जब एग्जामिनेशन मतलब कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होना होता है, या फिर क्या क्या चेंजेस आती है और किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है 64th में, 65th में, 66 में, वो सब चीजों को वो शेयर करेंगे और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो जो जिन लोगों का भी इंटरव्यू होने वाला है हमारे चैनल से रिलेटेड, भी जो लोग हमारे यहाँ रजिस्टर करवाए हैं, ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो इस चीज को बिना स्किप किए आराम से सुनिए, आराम से देखिए। जो जो पॉइंट्स आपको लगता है आपका डाउट है वो सबको भी देखिए। और इनकेस आप लोगों को अगर फिर भी इसके बाद भी, सेशन के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपना ये डाउट रख सकते हैं, एंड ही विल बी आंसरिंग डायरेक्टली, ही विल बी आंसरिंग। और एल्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहां पे भी ये आपको गाइड कर देंगे, जो जिन लोगों का भी इंटरव्यू चल रहा है या चलने वाला है जून तक। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू मैम। तो सर ये थर्ड टाइम था आपका इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स भी थर्ड टाइम, मेंस भी थर्ड टाइम, और इंटरव्यू भी थर्ड टाइम। अभी हम लोग थोड़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही लेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का था, बट क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं मॉक में, तो नहीं हो पा रहा था ये एक, मतलब साथ में कोऑर्डिनेट मतलब नहीं हो पा रहा था। तो ये हम लोग रिकॉर्ड करके ये सेशन सब लोगों को ये देने वाले हैं, सो दैट कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपका थर्ड एक्सपीरियंस है जब आप और हाँ, सब लोगों को, जिन लोगों को आकिफ सर का रैंक एंड ऑल नहीं पता है, आकिफ सर ऑलरेडी 65th में सिलेक्टेड हो चुके हैं। इनका रैंक 154 है, एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये वो वाला फेज है जिनमें सर पहले जैसे 64th में नहीं हुआ था, इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं हुआ, 64th में इनको रैंक भी आ गए, और अब मतलब अब उतना प्रेशर नहीं है, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, और तब क्या चेंजेस आते हैं, तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो सर आपका जो अभी रिसेंट वाला 66 का जो इंटरव्यू हुआ, उसमें आपका क्या, कैसे आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। इस बार जो इंटरव्यू था तो उसके लिए एक तो सबसे पहली बात है कि उतना ज़्यादा मैं नर्वस नहीं था, क्योंकि 65th में हो चुका है ऑलरेडी। और स्टार्टिंग में 64th और 65th के टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और 64th का जब मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस भी फील हो रहा था, तो उतना आइडिया नहीं था, तो अच्छा नहीं गया था 64th वाला। उसके बाद मैंने 65th पर बहुत ज़्यादा कुछ टाइम मेहनत की थी, तो 65th वाला बेटर गया। और इस बार तो वही पुराना जो एक्सपीरियंस था वही लेकर मैं गया बस, तो अच्छा ही रहा, इस बार भी ठीक रहा। तो आप मतलब 66 के लिए आपने आपने कहीं नहीं मॉक इंटरव्यू आपने कहीं नहीं दिया? कुछ कुछ खास नहीं दिया। मैंने रजिस्टर किया था एक दो वेबसाइट पे, लेकिन ज्यादा हमने कुछ किया नहीं इस बार। तो सर क्या क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे आपके इंटरव्यू में? क्वेश्चंस अलग अलग पर्सपेक्टिव के आते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था कि निखत जरीन एक बॉक्सिंग प्लेयर है, तो वो कौन है। उनका जो कंपटीशन हो रहा था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो वो कहाँ आयोजित किया गया था। फिर वो किस किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती हैं, ये सब भी क्वेश्चन था, इतना स्पेसिफिक फैक्चुअल। और फिर बिहार के एक प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। उसके अलावा ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था लीवर के बारे में, मशीन के बारे में, और हर बार पूछा गया। मैंने 64th दिया है, 65th दिया, 66, तो तीनों बार मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। ऑप्शनल से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग। तो यही मेन इसका समरी यही है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, इन तीनों को बहुत ज्यादा वेटेज देना है। इसके अलावा हॉबीज से पूछ देते हैं, या जो भी पर्सन प्लेसेस न्यूज में हैं वो इम्पोर्टेंट। तो सर जैसे कि ये तो ठीक है, ये तो कैजुअल वाला आपका एक्सपीरियंस था, इतना प्रेशर नहीं है आपको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, सो सिलेक्टेड आप हो ही चुके हैं। 65th वाले में क्या था? 65th में जिसमें आपका रैंक आया हुआ है 154, तो आपका मार्क्स कितना था इंटरव्यू में, और
उस टाइम का भी एक बार बता दीजिए कि जब सिलेक्शन हो रहा था आपका, तो आप पे क्या प्रेशर था, आप क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने कैसे टैकल किया था उन सभी चीजों को? कोई भी कैंडिडेट रहेगा तो वो सोचता यही है कि अपना बेस्ट देना है। भले इंटरव्यू रूम में थोड़ा सा कुछ घबराहट हो जाती है या क्वेश्चंस नहीं आता है तो आदमी नर्वस हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, बस यही कहेंगे कि ब्रेस योरसेल्फ। और जहां तक मेरी बात है तो 65 के टाइम में इंटरव्यू में मुझे 90 मार्क्स दिए गए थे, 90 में था। और उस टाइम मैंने कई जगह मॉक दिया था 65 के टाइम, तो उसमें आपके चैनल पे ही मैंने दिया था और भी कई जगह दिया था। तो उससे गाइडेंस भी मिलता है और जो फीडबैक होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हैंड मूवमेंट कैसा है या फिर बॉडी पोस्चर कैसा है। तो ये सब उससे सीखने को मिलता है, फीडबैक से बताते रहते हैं ना इंटरव्यू पैनल पे। और इसके अलावा बाकी मॉक देते देते आपको एक उस टाइप के एनवायरनमेंट में आदत हो जाती है कि कैसे क्या बोलना है। तो वही मैंने किया था, और फिर जो आप सोच के जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है तो आसानी हो जाती है। तो मैं पेपर कर गया था तो हो गया, अच्छा ही गया बस। लेकिन अगर जैसे कि ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि या तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, या तो ग्रेजुएशन, या तो करंट अफेयर्स, ये तो मोस्ट प्रोबेबल एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। बट ये तो थोड़ा सा छोटा एरिया नहीं है। ग्रेजुएशन ये तो 3 साल का पढ़ाई, 3 साल का सब्जेक्ट देखना है, या फिर ऑप्शनल ही है तो कोई, बहुत लोगों का ग्रेजुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स ही है तो करंट अफेयर्स तो एक दिन का ही, अगर एक दिन पीछे का ही कोई न्यूज पूछेगा तो वास्ट है वो सब चीज भी। तो कैसे, मतलब कैसे, जैसे कि मेंस एक बार हो गया तब जाके प्रिपेयर करेंगे, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए तरीका? बेटर यही रहेगा कि मेंस के बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। मेंस एग्जाम हो गया तो उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। एक ये बना लें, नोट्स टाइप का बना लें मैकेनिकल से रिलेटेड या जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, तो वो अपने आप से प्रोबेबल क्वेश्चंस का लिस्ट बना ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे आसानी हो जाएगी। फिर न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहें, मैगजीन्स वगैरह रेगुलरली अपडेटेड रहें, तो उससे कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर इन चीज़ों के अलावा भी जैसे हॉबीज है, तो हॉबीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर देते हैं कभी कभी कि आपकी हॉबीज क्या है। पिछले बार, इस बार तो मुझसे नहीं पूछा गया, पिछले बार पूछा गया। इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि हॉबीज देख लें, एक अच्छा सा हॉबी बताएं और उस पर जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको प्रिपेयर करें। ये जो आप बोल रहे थे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तो ठीक है, यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, उनका तो कम से कम इतना है कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ेंगे। बीपीएससी के लिए अगर किसी को प्रिपरेशन करना है, बीपीएससी सोच के कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक कर लेना है, तो उनके लिए आप न्यूज़पेपर सोर्स क्या बोलेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या प्रीफर, मतलब क्या प्रीफर्ड है, क्या उनको पढ़ना चाहिए? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप निकालेंगे तो उससे ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में मिलेगा, अलग अलग न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। और बिहार स्पेसिफिक के लिए आपको बिहार का लोकल न्यूज़पेपर भी लेना जरूरी है, जैसे दैनिक जागरण हो गया या दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप सबको नहीं लेना, लेकिन कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड न्यूज उसमें रहेगा ज्यादा। और एक दो मैगजीन भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो तो इंटरव्यू के लिए भी कोई बुक, ऐसे बुक या फिर कोई सोर्स क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब किसी को जैसे कि मेंस हो गया तो अब क्या क्या चीज पे उसको ध्यान देना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है? हाँ, जो जो चीज मैंने बताई उसके अलावा आप कर सकते हैं कि मॉक्स मॉक्स देते रहें। मॉक्स देने से एक तो हैबिट भी हो जाएगा और थोड़ा सा आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे बोलने के लिए। तो मॉक्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुकलेट वगैरह आती है कोचिंग की, कई कोचिंग्स वाले पब्लिश करते हैं बुकलेट, और कई ग्रुप्स भी हैं, तो उससे भी हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर बीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या जिनको देना है इस बार, तो वो देख सकते हैं कि पहले क्या पूछा गया है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं पहले का। तो हम लोग अपने चैनल पे भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं आप कुछ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह।
तो उससे आसानी हो जाएगा। we have already done this thing, तो वो चल ही रहा है, हमारे चैनल पे भी चल ही रहा है। ये पूछ रहे थे सर कि जैसे आपने बोला कि ग्रेजुएशन भी इम्पोर्टेंट है प्रिपेयर करना, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिहार का करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स, ये सब चीज को मतलब ये सब चीज को तो देख के ही जाना है। तो इसका कुछ वेटेज टाइप भी होता है क्या, कुछ स्पेसिफिक कि हाँ ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा और इतना पूछेगा, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा से सारा सब कुछ बोल करंट अफेयर्स पूछ के ही ओवर हो जाएगा इंटरव्यू, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अब जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार उर्दू था और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे से हिस्ट्री के भी बहुत सारे सवाल है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज तो सब कुछ रहना ही चाहिए। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट है ये, लेकिन बिना नॉलेज के आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। सॉरी सॉरी तो बोलते रहेंगे, लेकिन कितनी बार बोलेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसलिए सब कुछ देख के जाना है। अब पूछ देता है कि मीर कासिम के बारे में मुझसे पूछ दिया, तो वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ऐसा है। सर तो एक बार ये भी चीज है, जैसे कि ठीक है अब नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि ये सीरीज चले 3-4 बार 5 बार, ठीक है, तो ये तो एकदम सॉरी कॉन्फिडेंस को एकदम ही कम कर देगा। उस रूम में जो सेटअप है या उस वो जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें तो बच्चे के दिमाग में चलने लगेगा कि हो गया खत्म, आज का दिन मेरा गया बर्बाद। तो वैसे कुछ चीज को कैसे टैकल करना है और वापस कैसे रिटर्न होना है उस सेशन में, अपने आप को कैसे, मतलब ठीक है अब उठना तो है कॉन्फिडेंस के साथ ही, वहां पे जो भी है कॉन्फिडेंस के साथ ही करना है, तो कैसे इसको मेंटेन करना होगा? हाँ, बेसिक यही है कि इंटरव्यू जो टेस्ट होता है तो वो कंपोजर भी चेक करते हैं कि प्रेशर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। कभी कभी वो लोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। अब कोई भी पर्सन हो तो सब कुछ तो वो नहीं जानता है। अगर आप कुछ जवाब देते रहेंगे तो वो जानबूझ के ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा के लाएंगे कि आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तो अगर बार बार भी आप सॉरी बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रिप्लाई कर देते हैं, कुछ बता देते हैं, तो वो ज्यादा बेटर। अब सपोज कि आपको आंसर नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी बोलते चले जा रहे हैं, तो उसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि कुछ अलग टर्म यूज कीजिए आप, जैसे सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या इट हैज जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड, ऐसे करके बोल सकते हैं कुछ अलग सेंटेंस। तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है सर, ड्रेसिंग कैसे होना चाहिए, जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों को क्या कैसे फोकस करना है ड्रेसिंग पे कैसे ग्रीट करना है, ये सब क्या आपके हिसाब से क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए? ड्रेसिंग के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल्स पहन के जाना है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और टाई बेल्ट नॉर्मल, और शूज और ब्लेजर। तो मेल कैंडिडेट्स वही पहन सकते हैं, बाकी चीजें नॉर्मल साड़ी या सूट सब चलता है, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं। बस फॉर्मल ड्रेस है तो। और कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स रिलेटेड भी कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को? सॉरी, जैसे ग्रीट कैसे करना है, तो कुछ ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि एक इंसान नहीं होगा ना जिसको 1 to 1 गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड आफ्टरनून बोल दो, वो 3 का पैनल हाँ, होता है, तो कैसे उसको हैंडल करना? पैनल में 4 लोग रहते हैं। तो जैसे आप डोर ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले विश नहीं करना है। अगर मॉर्निंग सेशन में है तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून, वैसे ही बोलना है। तो जो चेयर पर्सन होता है, चेयरमैन हुआ या चेयरवुमेन हुआ, जो भी चेयर पर्सन हो, तो उनको आपको ग्रीट करना, देखना उनको है। और उसके अलावा बाकी मेंबर्स को भी बाद में देखना है तो बाद में देखना, फर्स्ट चेयर पर्सन को देखना। तो वही ग्रीट करके पहले अंदर घुस के खड़े हो जाना है। उसके बाद वो खुद बोलेंगे बैठिए, तब बैठ जाना बस। और हल्की सी स्माइल रखनी, अच्छा रहेगा। सर बहुत सारे लोग तो मतलब जिनका फर्स्ट टाइमर होता है, जो पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उनको क्या आप टिप्स देंगे? जैसे नर्वसनेस तो हो ही जाएगा क्योंकि सारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, और प्लस परफॉर्मेंस प्रेशर अलग ही रहता है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या टिप्स रहेगा, कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करना है? जस्ट यही बोलेंगे, ब्रेस योरसेल्फ। और थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होती है, तो उसी में आपको खुद में अपने आप में एक काम मेंटेन करना है, एक कूल होके रहना है, और ऑलवेज बी अलर्ट इन इंटरव्यू।
जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पहले सुनिए, ध्यान से सुनना है, पहले बी अ लिसनर फर्स्ट, उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए। थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं, आपको हड़बड़ा के नहीं बोलना है, पहले सुन लिए, फिर 2-4 सेकंड सोच भी सकते हैं, हम लोग टाइम देते हैं, और सोच के जवाब देना ही बेटर रहता है, ताकि आप कुछ इधर-उधर ना बोल दें। क्योंकि आप जो आंसर करेंगे, तो वो लोग ध्यान से सुनते हैं, वो लोग आपके आंसर से ही नया क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं, तो आप फँस जाते हैं कभी-कभी। तो कुछ ऐसा आप रिप्लाई करें कि उससे अगर वो नया क्वेश्चन बनाए तो आप उसको भी रिप्लाई कर सकें, ऐसा। सर आपका जो 65th में मार्क्स आया था 90 मार्क्स बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स होता है, तो उस टाइम में क्या मतलब उस टाइम में क्या आप करके गए थे ऐसा कि 90 आ गया था, जो कि आपके पास्ट वाले एग्जाम मतलब मार्क्स से कुछ ज्यादा था, तो उस टाइम में आप एक्स्ट्रा क्या क्या प्रिपेयर किए थे? एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए थे, बस कॉन्फिडेंस को मेंटेन किए थे अपना। ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो है वही करके गए थे। करंट अफेयर्स देख लिए थे, न्यूज़ देख लिए थे, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट का देख लिए थे कि क्या-क्या पूछा जा सकता है, हॉबीज़ पे वर्क किए थे। तो यही सब कुछ करके गए थे। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही करके गए, और बाकी मॉक्स दिए थे। अच्छा ठीक है सर, मॉक्स के या मॉक्स के बारे में आप बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉक्स का, उससे एक तो आदमी सेटअप हो जाता है, उस माइंड में सेट हो जाता है, कोई भी हो उससे क्वेश्चन कर रहा है तो वो एक सेटअप में रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट इस तरीके से बोल देना है। तो ये जो मॉक्स देना है तो कैसे चूज करना है, कहाँ पे देना है, या फिर जहां पे भी मिल रहा है मौका वहां पे सब जगह दे देना है? क्योंकि उतना भी देख मतलब उतना भी आई डोंट थिंक कि बहुत सारा मॉक और रोज मॉक दे रहे हैं तो वो भी उतना हेल्पफुल होगा, क्योंकि अपने आप पे वर्क करना इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा सब्जेक्ट या मेरा करंट अफेयर्स पे क्या पकड़ है उस पे काम करना भी जरूरी है, ठीक है, बात करके कन्विंसिंग या अच्छा एक अप्रोप्रिएट आंसर फ्रेम करके बताना ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने आप पे भी काम करना जरूरी है। तो मॉक मॉक कहाँ देना है ये कैसे चूज करना है? हाँ, देखिए इसका आंसर जो है हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे प्रीलिम्स का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्लियर करते हैं, या जो भी बुक्स है तो उसको पढ़ते हैं। उसमें भी कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएँ, लेकिन तब लगाएँ जब आपका बेसिक क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हम सिर्फ टेस्ट देते आ रहे हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी सेम कंडीशन यहाँ पे इंटरव्यू में है। अगर आप इंटरव्यू देना है तो पहले आप उन चीज़ों पर वर्क कर लें। जैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हॉबीज़, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक पार्ट। बिहार स्पेसिफिक बहुत कुछ पूछते हैं, जैसे फ्लड हो गया, या बिहार में और कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो सब क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग कि बिहार का कुछ प्रॉब्लम बताइए, फ्लड कैसे टैकल होगा, या ड्राउट आता है इतना तो कैसे टैकल होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो ये सब बेसिक करके जाइए, उसके बाद मॉक दीजिए आप। फिर देखिए कि हाँ, आपको कहाँ पे फँसना है, और हर जगह कहीं भी मॉक मिल रहा है तो नहीं दे देना है। देखिए इंटरव्यू पैनल कैसा है, कैसे लोग हैं, उसके बाद देना। और कुछ मॉक्स देना इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे 2-4 मॉक्स कम से कम देना चाहिए। आप ये नहीं है कि मॉक दिए जा रहे हैं डेली 2-4, ऐसा नहीं। ओवरऑल 2-4 दे दीजिए काफ़ी है। बाकी अपने-अपने हिसाब से लोग गाइड कर सकते हैं। मेरा यही मानना है। सर एक क्वेश्चन जो कि उतना नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटरव्यूज से उतना रिलेटेड नहीं है बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट, कि ये जो सर्विस प्रेफरेंस देना होता है बहुत लोगों को तो मतलब ऐसा सुने हैं, जैसे लास्ट 2 इयर्स में हम लोग को बहुत ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको पता नहीं था कि क्या भरना था और क्या मिल गया, मतलब उस रैंक पे उनको अच्छा कुछ मिल सकता था। तो ये जो प्रेफरेंस करते हैं मतलब चूज करते हैं अपने सर्विसेज को किसको क्या प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट सेकंड, तो ये चीज कैसे करते हैं ये अलग से आप बता दीजिए, कैसे बच्चों को ये प्रेफरेंस चूज करना रहता है? सर्विस प्रेफ़रेंस में तो सबसे पहले जो भी पर्सन है तो उसकी अपनी चॉइस भी होती है। जैसे किसी को एसडीएम पसंद है ज़्यादा, किसी को यूनिफ़ॉर्म वाली जॉब पसंद है, जैसे डीएसपी हो गई, तो वो अपने-अपने हिसाब से लोग दे सकते हैं। और रही बात कि कैसे चूज़ करें, बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, तो उसमें एक तो लेवल देख लीजिए, लेवल 9, लेवल 7, लेवल 9 को ऊपर रखना चाहिए। फिर उसके अलावा प्रमोशन प्रोस्पेक्ट देखें कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। कोई-कोई लेवल 7 का जॉब है, लेकिन उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़िया ज़्यादा है, या आप उससे ज़्यादा आप मानते हैं कि इसमें ज़्यादा आपका स्कोप ज़्यादा है या इसमें बेटर कर सकते हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो यही है। बस हाँ, मतलब इंडिविजुअली ये डिपेंड करता है किसको क्या इंटरेस्ट है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है सर, तो ऑलमोस्ट आई थिंक यही सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के। एक चीज बस ये बता दीजिए, जैसे 67 की बीपीएससी जो एग्जामिनेशन थी वो हो गई बट कैंसिल हो गया, तो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन हॉल से लौट गए हैं उनको फिर से वापस एग्जामिनेशन देना है, उन लोगों के लिए टिप्स आप दे दीजिए कि क्या कैसे पढ़ना है और ये सब टाइम जो जा रहा है इसको कैसे वेस्ट नहीं करना है। हाँ हाँ, कंपटीशन बहुत हार्ड है अब तो। नॉर्मल जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लोग 100 आसानी से स्कोर कर रहे हैं, तो कट ऑफ फिर बहुत हाई जाने वाला है ऐसे क्वेश्चन आए। तो इसके लिए तो आपको रेगुलर टच में रहना ही है, बुक्स, कॉपीज, अपना नोटबुक जो भी है उसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर देखते रहना है। और बाकी जिस चैनल से भी वो लोग जुड़े हुए हैं या जहाँ से भी जुड़े हुए हैं तो स्टडी करते रहें और टेस्ट देते रहें, खुद को गेज करते रहें प्रिपरेशन कैसी है। कोई भी बंदा है तो अपना प्रिपरेशन खुद गेज करे, टेस्ट लगा के देख के कि कैसा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, तो आपने अपना टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस बताया सारे बच्चों के को काफी हेल्पफुल होगा ये, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और होपफुली आपको 66 में भी आपका जो मार्क्स आए या फाइनल कुछ आए तो अच्छा ही आए, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी ये इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, जिन लोगों को भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सर विल बी डायरेक्टली एड्रेसिंग योर इश्यूज, जो भी आपको डाउट है, और आपका इंटरव्यू अगर नहीं हुआ है तो जरूर से यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।